अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नावेला हार्ट ऑफ डार्कनेस डिस्कस करेंगे। हार्ट ऑफ डार्कनेस एक पोलिश ब्रिटिश ऑथर जोसेफ कॉनरैड ने लिखा था और ये 1899 में पहली बार पब्लिश हुआ था। हार्ट ऑफ डार्कनेस वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म और इसके असरात के बारे में लिखा गया है। इस नावल में चार्ली मार्लो नाम का एक आदमी अपनी कहानी बताता है कि वो किस तरह अफ्रीका गया और वहाँ पे कर्ट्स नाम के एक आदमी से मिला जो कि एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के लिए अफ्रीका में काम कर रहा था। कर्ट्स के अफ्रीका जाने के लिए दो मकासद थे। एक तो अफ्रीका के जंगल्स में आइवरी की तलाश करना जो कि एक कीमती मटेरियल है और यूजुअली एलिफेंट्स की टस्क से हासिल किया जाता है, और कर्ट्स का दूसरा मकसद था अफ्रीका के वहशी लोगों को सिविलाइज करना। लेकिन कर्ट्स अपने इन तमाम मकासद में नाकाम रहा और वह खुद भी अफ्रीकन्स की तरह एक सैविज यानी वहशी बन गया। कहानी की इब्तिदा में कुछ आदमी एक बोट पे बैठे हुए हैं और बोट थेम्स रिवर जो कि लंदन में है के किनारे पे लगी हुई है। इनमें से एक आदमी चार्ली मार्लो है जो कि इस बुक का प्रोटैगनिस्ट है। चार्ली बोट में बैठा सोचने लगता है कि पता नहीं ये एरिया यानी थेम्स रिवर आज से 2000 साल पहले कैसा होगा जब रोमन्स यहाँ पर पहली बार एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। उसको लगता है कि उस वक्त तो ये एरिया बिल्कुल अफ्रीका की तरह ही होगा, यानी कि जंगल होगा, बैकवर्ड होगा और यहाँ के लोग भी अनसिविलाइज्ड होंगे। और फिर तभी मार्लो बोट में मौजूद बाकी पैसेंजर्स को अपने अफ्रीका में सफ़र की कहानी और वहाँ पे पेश आने वाले वाक़यात सुनाने लगता है। अफ्रीका जाने से पहले भी मार्लो कई सालों से एक सेलर था और उसको दरियाओं और समंदरों में कश्ती चलाने का काफ़ी तजुर्बा था। मार्लो को हमेशा से ही अफ्रीका में काफ़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि जब वो छोटा था तो वो मैप पे देखता था कि अफ्रीका ही एक वो वाहिद कॉन्टिनेंट था जिसको सही से एक्सप्लोर नहीं किया गया था। मार्लो अब अपनी अफ्रीका जाने की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था और वो इसी मकसद के लिए अपनी एक आंट के पास जाता है और उस आंट के रेफरेंस से उसको एक ट्रेडिंग कंपनी में आसानी से नौकरी मिल जाती है। कंपनी वाले उसको कंपनी की एक स्टीम बोट का कैप्टन बना देते हैं। इस स्टीम बोट का मकसद भी अफ्रीका के जंगलों में जाकर आइवरी ढूंढना है। मार्लो एक फ्रेंच स्टीमर के ज़रिए अफ्रीका की तरफ जाने वाले दरिया के साहिल की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पे उसकी स्टीम बोट मौजूद है। वहाँ तक जाते जाते मार्लो को 30 दिन लग जाते हैं। आखिर मार्लो कंपनी के पहले स्टेशन पे पहुँच ही जाता है। जब मार्लो स्टेशन पे पहुँचता है तो देखता है कि हर तरफ अफ्रीकन स्लेव्स हैं, गुलाम हैं, और उनके पैरों पे और गलों में जंजीरें लगी हुई हैं और कंपनी के लोग उनसे मुश्किल तरीन काम करवा रहे हैं, मुशक्क़त करवा रहे हैं और उनको साथ ही साथ क्रिमिनल्स भी कह रहे हैं। मार्लो 10 दिन तक इस स्टेशन पे ही रहता है और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है। उसको मिस्टर कर्ट्स के बारे में पता चलता है जो कि कंपनी का एक एजेंट है और जंगल में आगे दूर उन एरियाज़ में है जहाँ पे उसके अलावा और कोई भी नहीं है। मार्लो को पता चलता है कि कर्ट्स एक बहुत ही आला किस्म का इंसान है और कंपनी के ऑफिसर्स ने उसके लिए और भी अहम प्लान्स तैयार किए हुए हैं। वहाँ से मार्लो फिर 15 दिन के सफ़र के बाद सेंट्रल स्टेशन जा पहुँचता है जहाँ पे उसकी स्टीम बोट मौजूद है। वहाँ पे जाकर मार्लो स्टेशन के मैनेजर से मिलता है और स्टेशन मैनेजर उसको बताता है कि उसकी बोट तो डूब गई थी और अब उसको तकरीबन ठीक करने के लिए 3 मंथ तो कम से कम लग ही जाएंगे। ये मैनेजर भी कर्ट्स का नाम लेता है और उसकी बहुत तारीफ़ें करता है और मार्लो को कहता है कि कर्ट्स हमारा सबसे बेस्ट एजेंट है और वह इतनी आइवरी भेजता है कि अगर हम बाकी सब एजेंट्स की भेजी हुई आइवरी को इकट्ठा भी करके देखें तो कर्ट्स की भेजी हुई आइवरी से कम होती है। मार्लो फिर अपनी बोट को ठीक करने में लग जाता है और इसी दौरान उसको एक ब्रिक मेकर मिलता है, यानी ईंटें बनाने वाला। ये ब्रिक मेकर बस नाम का ही ब्रिक मेकर है और असल में ये कोई ईंटें नहीं बनाता, बस हर वक्त बातें करता है और स्कीमिंग करता है। साथ ही ये ब्रिक मेकर भी कर्ट्स की तारीफ़ें करता है और कहता है कि कर्ट्स एक जीनियस है और कर्ट्स अमन का सफ़ीर है। एक दिन मार्लो अपनी बोट पे लेटा हुआ होता है और वो स्टेशन मैनेजर और उसके साथ एक आदमी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन लेता है। ये आदमी स्टेशन मैनेजर का अंकल है और एल डोराडो एक्सप्लोरिंग एक्सपीडिशन का लीडर भी। ये एक्सपीडिशन एक माइनिंग ग्रुप है जो अफ्रीका में हर किस्म की कीमती धातें और मटेरियल्स निकालने के लिए आए हुए हैं। स्टेशन मैनेजर का ये अंकल बड़ा ही लालची किस्म का शख्स है। मार्लो दोनों की बातें सुन लेता है और उसको पता चलता है कि आज से 1 साल पहले कर्ट्स ने स्टेशन मैनेजर को एक लेटर भेजा था और कहा था कि लीव मी अलोन,
मेरा पीछा करना छोड़ दो और मुझे जंगल में ही रहने दो। और उसके बाद से कार्ड्स कंपनी के लिए रेगुलरली आइवरी से भरी हुई बोट्स भेजता है। आखिर मार्लो की स्टीम बोट ठीक हो जाती है और वो अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ता है। स्टेशन का मैनेजर और कुछ और लोग भी मार्लो के साथ जाते हैं और उनके अलावा बोट पे 20 ब्लैक अफ्रीकन स्लेव्स हैं और मार्लो उनको कैनिबल्स कहता है। कैनिबल्स उन लोगों को कहते हैं जो इंसानों का गोश्त खाते हैं। अपने सफ़र के दौरान वो लोग कई ट्राइबल विलेजेस से गुजरते हैं और वहाँ के लोग बोट को देखकर चिल्लाते हैं, अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। फिर वो दरिया के किनारे पे पहुँचते हैं और वहाँ पे उनको एक झोंपड़ी नज़र आती है और मार्लो बोट से निकल के झोंपड़ी को देखने के लिए चला जाता है। झोंपड़ी में उसको एक किताब एन इंक्वायरी इनटू सम पॉइंट्स ऑफ सीमैनशिप मिलती है और उसके टाइटल से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि जो बंदा यहाँ पे रहता होगा वो भी इंग्लैंड से होगा। कुछ दिन के सफ़र के बाद एक सुबह बहुत ज़्यादा धुंध होती है और बोर्ड पे कुछ भी नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से वो आगे को नहीं बढ़ सकते। उसी वक्त उनको एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है और वो डर जाते हैं, मगर कुछ होता नहीं है और फिर धुंध क्लियर हो जाती है। 2 घंटे गुजरने के बाद जब उनकी बोट दरिया के एक तंग जगह में से गुजर रही होती है तो जंगल में से कोई लोग उन पर हमला कर देते हैं और बोट की तरफ तीर और नेज़े फेंकते हैं। मार्लो के साथ एक कैनिबल होता है जो बोट चलाने में मार्लो की मदद कर रहा होता है। एक नेज़ा सीधा उस कैनिबल के सीने में लगता है और वो मौके पे ही मर जाता है और उसका खून मार्लो के जूतों को लग जाता है। मार्लो सोचने लगता है कि यहाँ पे हर तरफ इतने खतरे हैं और अब तक कर्ट्स को यकीनन किसी ने मार ही दिया होगा और वो अफसोस करने लगता है कि उसको कर्ट्स से मिलने और उससे बात करने का एजाज़ हासिल ना हो सकेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्ट्स मार्लो के लिए एक किस्म की सेलिब्रिटी बन चुका है। आप यूँ समझ लें कि उसने कर्ट्स की इतनी तारीफ़ें सुनी हैं कि अब उसमें ख्वाहिश पैदा हो चुकी है कि वो देखे कि कर्ट्स असल में है कैसा और वो कर्ट्स की बातें सुन सके। खैर, वो कर्ट्स और उसके आइडियाज़ के बारे में सोचने लगता है और साथ ही कर्ट्स की लिखी हुई एक रिपोर्ट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द सप्रेशन ऑफ सैवेज कस्टम्स उसके जहन में आती है। रिपोर्ट में कर्ट्स ने लिखा कि जो वाइट मैन है यानी गोरा आदमी, वो बहुत डेवलप्ड है और सुपीरियर है और इसीलिए वो अफ्रीका के वहशियों के लिए खुदा की मानिंद है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन वहशियों को तमीज़ और तहजीब सिखा सकता है और उनको महज़िब बना सकता है। लेकिन मार्लो के मुताबिक कर्ट्स ने यह रिपोर्ट पहले लिखी थी और अब कर्ट्स नॉर्मल नहीं रहा, स्टेबल नहीं रहा और अब वो खुद वहशी बन चुका है और अपनी इस तब्दीली के बाद उसने अपनी रिपोर्ट के आखिर में लिखा है एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स। सेंट्रल स्टेशन से निकलने से 2 मंथ्स के सफ़र के बाद आखिर मार्लो और उसके साथी आउटर स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। ये कंपनी का आखिरी स्टेशन है। उनको ऊपर ढलवान पे एक बिल्डिंग नज़र आती है जो काफ़ी बुरी हालत में है, काफ़ी बोसीदा है। ये आउटर स्टेशन है और स्टेशन के बाहर उनको एक आदमी नज़र आता है जो उनकी तरफ हाथ हिला रहा है। मार्लो बोर्ड से निकल के इस आदमी के पास जाता है और बाकी सब ऊपर स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। मार्लो इस आदमी से बातें करता है। ये आदमी एक रशियन है जो कि एक डच ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करता है और 2 साल से वो यहाँ दरिया पे है और यहीं वो कर्ट्स से मिला था। रास्ते में मार्लो को जो झोंपड़ी नज़र आई थी वो इसी रशियन की थी और इसी ने वहाँ पे वो बुक छोड़ी थी। रशियन मार्लो को कहता है कि तुम्हारी बोट पे नेटिव्स ने हमला किया था क्योंकि उनको डर था कि कहीं तुम लोग कर्ट्स को उनसे दूर ना ले जाओ। वो नहीं चाहते कि कर्ट्स वापस चला जाए। वो मार्लो को कहता है कि कर्ट्स एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मार्लो को पता चलता है कि कर्ट्स ने अपना एक कबीला बनाया हुआ है और कबीले के लोग कर्ट्स को खुदा की तरह ट्रीट करते हैं और कर्ट्स इस कबीले के साथ इर्द गिर्द के इलाकों पे हमला करता है और वहाँ से आइवरी लेकर आता है। मार्लो जब रशियन से बातें कर रहा होता है तो वो अपनी दूरबीन लगा के स्टेशन की जानिब देखता है और उसको नज़र आता है कि स्टेशन के बाहर लगी हुई बाड़ की लाठियों पे इंसानों के सर लगे हुए हैं। रशियन मार्लो को बताता है कि ये सब लोग बागी थे, रेबल्स थे और इसीलिए कर्ट्स ने इनको मार दिया। मार्लो रशियन की बात सुनकर हंसने लगता है और उसको पहले स्टेशन वाले हबशी गुलाम याद आते हैं जिनको कंपनी के लोग क्रिमिनल्स कह रहे थे। मार्लो को लगता है कि जंगल का माहौल कर्ट्स पे असरअंदाज हो चुका है और अब कर्ट्स और वहशियों में कोई फ़र्क नहीं रह गया। मैनेजर और बाकी लोग कर्ट्स को एक स्ट्रेचर पे उठा के स्टीमर पे ले आते हैं। कर्ट्स बहुत बीमार है, उसकी अब बहुत बुरी हालत हो चुकी है और वो बिल्कुल गंजा हो चुका है।
और मार्लो को यूं लगता है कि जैसे कर्ट्स का सर एक आइवरी से बनी हुई बाल हो। कर्ट्स अपने खत पढ़ रहा होता है कि जब मैनेजर आके मार्लो को जाने का कहता है ताकि वो कर्ट्स से प्राइवेटली बात कर सके। मार्लो को बाहर कर्ट्स की बातों की आवाज़ आती है जो गुस्से में मैनेजर से कह रहा है कि तुम लोगों ने मेरे प्लान्स को इंटरप्ट किया है, और साथ ही कर्ट्स मैनेजर को बोलता है कि मैं फिर वापस आऊँगा और अपने तमाम प्लान्स को एंड तक पहुँचाऊँगा। मैनेजर बाहर आता है और मार्लो को बोलता है कि कर्ट्स ने कंपनी का इतना फ़ायदा नहीं किया जितना नुकसान किया है, क्योंकि कर्ट्स का आइवरी इकट्ठी करने का तरीका गलत था, उसकी टेक्निक बहुत बुरी थी। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप एक अंदाज़ा करें कि ये जो कंपनी है, ये यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, ये इन इटसेल्फ इसका मकसद है कि अफ्रीकन लोगों को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, ये कोई NGOs नहीं हैं, लेकिन इनको भी लगता है कि कर्ट्स ने कोई हदूद पार कर ली हैं। यानी कि आप उसके वहशीपन का अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे एक्सप्लॉइट करने वाले लोगों को भी लगता है कि कर्ट्स ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। खैर, रशियन मार्लो के पास आता है और मार्लो को बोलता है कि तुम वापस जाकर कोई ऐसी बात मत करना जिससे कर्ट्स की रेपुटेशन ख़राब हो। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो रशियन है, ये भी बिल्कुल कर्ट्स का दिलदादा है, बिल्कुल उससे इम्प्रेस्ड है। खैर, मार्लो भी रशियन को कहता है कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ, वरना मैनेजर भी तुमको मार देगा, क्योंकि ये जो मैनेजर है ये इस रशियन को लाइक नहीं करता। रशियन मार्लो की बात सुनकर उसी रात वहाँ से भाग जाता है। आधी रात को मार्लो की आंख खुलती है तो उसको पता चलता है कि कर्ट्स कहीं भाग गया है। उसको कर्ट्स के कदमों के निशान नज़र आते हैं और दूर कहीं उसको आग जलती हुई नज़र आती है। मार्लो उस तरफ चल पड़ता है और कर्ट्स को ढूंढ लेता है। कर्ट्स मार्लो से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ। मार्लो को एहसास होता है कि अगर कर्ट्स ने शोर मचाया तो यकीनन कोई जंगल से आके मार्लो को मार देगा। कर्ट्स मार्लो को बताता है कि मेरे बहुत प्लान्स थे, लेकिन मार्लो कर्ट्स को धमकी देता है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें मारूंगा। अगले दिन दोपहर के टाइम वो सब निकलते हैं और कर्ट्स के कबीले के लोग दरिया के किनारे पे जमा हो जाते हैं और कर्ट्स के जाने पे अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं। इन लोगों में एक अफ्रीकन औरत भी है जो सबसे आगे होती है और कर्ट्स को देखती है, और हमें इसे पता चल सकता है कि वो कर्ट्स की मिस्ट्रेस थी, यानी कि उसकी एक लिहाज से क्वीन थी। वापसी पे कर्ट्स दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाता है। एक रात मार्लो कर्ट्स के कमरे में जाता है तो कर्ट्स उससे कहता है कि अब मुझे मेरी मौत का इंतज़ार है, और ये कहते ही कर्ट्स के चेहरे पे बड़ा अजीब सा तासुर आता है, एक्सप्रेशन आता है। मार्लो को ऐसे लगता है जैसे कर्ट्स को कुछ दिखाई दे रहा हो, कोई खौफनाक होलनाक चीज़ दिखाई दे रही हो, और तभी कर्ट्स अपने आखिरी अल्फाज अदा करता है, द हॉरर, द हॉरर। बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं ये। और उसके कुछ ही देर बाद एक नेटिव लड़का मैस रूम में आता है और जहाँ पे सब बैठे हैं खाना खा रहे हैं, और वो साहब को बताता है कि मिस्टर कर्ट्स मर चुका है। उसके बाद मार्लो यूरोप से वापस चला जाता है और ट्रेडिंग कंपनी से जॉब छोड़ देता है। एक दिन कंपनी से एक ऑफिसर मार्लो के पास आता है। मरने से पहले कर्ट्स ने अपने सारे कागजात और डायरीज और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मार्लो के हवाले कर दिए थे। कंपनी का ये ऑफिसर मार्लो से उन डॉक्यूमेंट्स का मुतालबा करता है और कहता है कि कर्ट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे हमारा हक है, मगर मार्लो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देता और सिर्फ कर्ट्स की जो रिपोर्ट थी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द सप्रेशन ऑफ सैवेज कस्टम्स ऑफ़र करता है, मगर ऑफिसर वो लेने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद एक आदमी जो ख़ुद को कर्ट्स का कज़न बोलता है मार्लो के पास आता है। वो और मार्लो कुछ देर बातें करते हैं और मार्लो को पता चलता है कि कर्ट्स एक म्यूज़िशियन, पेंटर और जर्नलिस्ट था। आखिर में मार्लो के पास एक जर्नलिस्ट भी आता है और मार्लो को बताता है कि वो कर्ट्स का कोलीग था। वो जर्नलिस्ट मार्लो से कहता है कि कर्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पब्लिक स्पीकर था और उसको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था। मार्लो कर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स इस जर्नलिस्ट को दे देता है। कर्ट्स ने मार्लो को अपनी मंगेतर के बारे में भी बताया था और मार्लो फिर उस मंगेतर के घर जाता है ताकि उसको कर्ट्स की तरफ से दिए हुए चंद पेपर्स दे सके। जब मार्लो वहाँ पहुँचता है तो कर्ट्स की मंगेतर कर्ट्स की तारीफ़ें करती है और मार्लो से बोलती है कि आप भी कर्ट्स से काफ़ी इम्प्रेस हुए होंगे, और जो भी कर्ट्स को जानता था वो उसकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं रह सकता था। मार्लो ये सब बातें सुनता है
और जब वो जाने के लिए मुड़ता है तो कर्ट्स की मंगेतर पूछती है कि कर्ट्स के आखिरी अल्फाज क्या थे। तो मार्लो झूठ बोल देता है और कहता है कि कर्ट्स के आखिरी अल्फाज आपका नाम था। ये सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और मार्लो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे आके मार्लो की कहानी ख़त्म हो जाती है और जो वो बोट है वो थेम्स रिवर के अंदर चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।